प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। एक विषय सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है और दूसरा विशुद्ध राजनीतिक है। पहले बात सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए विषय की। हमारा विषय है नफरत की नीलामी क्यों। संदर्भ यह है कि इस देश में पिछले कुछ समय से समाज के विभिन्न वर्गों में परस्पर वैमनस्य की खबरें बढ़ रही है। उसी क्रम में एक घटनाक्रम घटित हुआ जिसके तहत मुस्लिम समाज की तमाम प्रतिष्ठित महिलाओं को एक ऐप के माध्यम से नीलामी के लिए डाला गया। एक ऐप बना गया और उस ऐप के माध्यम से वो तस्वीरें थी और लोगों से उनकी बोलियां लगाने के लिए आह्वान किया गया। आशय यह था कि मानो ये महिलाएं बिकने के लिए उपलब्ध हैं और आपका जैसा मन करता है उनकी कीमत लगाइए। कुल मिला के ये मन को संतुष्ट करने की कोशिश है। कुछ हताश लोगों की, कुछ निराश लोगों की, कुछ कुंठित लोगों की अभिव्यक्ति इस ऐप के माध्यम से व्यक्त हुई। खास बात यह है कि इसमें शुद्ध रूप से मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं की तस्वीरें ही अपलोड की गई। बुली बाई ऐप के माध्यम से ये ऐप सोशल मीडिया पर अस्तित्व में दिखाई दिया। इससे साल भर पहले भी कमोबेश इसी प्रकार का सुली बाई ऐप भी अस्तित्व में आया था। महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा इस मामले में अपने स्तर पर एफआईआर दर्ज की गई, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम समाज की महिलाओं से जुड़ी हुई इस प्रकार की शर्मनाक हरकत के संदर्भ में देश में वैसी प्रतिक्रिया नहीं हुई जैसी अगर किसी अन्य समाज से जुड़ी हुई महिलाओं के संदर्भ में यह हरकत होती तो प्रतिक्रिया होती। हिंदू समाज से जुड़ी हुई महिलाओं के संदर्भ में अगर ऐसा कोई ऐप अस्तित्व में आया होता तो आधे से ज़्यादा राज्य सरकारों ने आसमान सिर पर उठा दिया होता। लेकिन मुस्लिम समाज की महिलाओं से जुड़ी हुई इस प्रकार की घटिया हरकत के संदर्भ में समाज या सरकारों के स्तर पर जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। हम इसी पर बात करेंगे। क्या हमारे अंदर एक दूसरे के संदर्भ में नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि ऐसी शर्मनाक घटनाओं के संदर्भ में भी हम चुप रह जाना या इन्हें अच्छा महसूस करना चुप्पी के तौर पर सुखद मान रहे हैं? इसी पर हम बात करेंगे। तीन खास मेहमान इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और समाज के संदर्भ में उभरती इस विसंगति पर कुछ ठीक ठाक बात करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि नफरत करना आसान है और प्यार करना मुश्किल है। इस तरह से सब चीज़ें काम करती हैं। सभी अच्छी चीज़ें सीखना मुश्किल है और बुरी चीज़ें आसानी से आ जाती है। कन्फ्यूशियस जो महान दार्शनिक हुए उन्होंने ये विचार दिया था। तो कुल मिलाकर हम एक दूसरे के संदर्भ में प्रेम की बातें इतनी आसानी से समझना नहीं चाहते, पर एक दूसरे के संदर्भ में नफरत करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और क्या ये बुली बाई ऐप या सुली बाई ऐप उसी की अभिव्यक्ति है? इसी के आलोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रेणु भाटिया जी हैं जो भाजपा नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसकी जिम्मेदार नेता हैं। अतीकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ में स्वतंत्र राय देने के लिए संजीव कौशिक साहब हैं जो वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अतीकुर रहमान साहब से करना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं इस पूरे बुली बाई ऐप या सुली बाई ऐप को किस नजरिए से देखते हैं आप, अतीकुर रहमान साहब? हिमांशु जी, एक बड़ा आम सी बात है। देखिए, हमारे समाज के अंदर जब कोई क्राइम होता है, जब कोई जुर्म होता है, उस जुर्म को जब तक के निप इन द बर्ड नहीं किया जाए, जब तक जड़ से उखाड़ने की कोशिश नहीं की जाए, उसको रोक लगाना बड़ा मुश्किल होता है जी। यहाँ पर 1 साल हो गया हमने जो सली डील्स जो थी मामला आया था, इसी तरह का ऐप जहां पर मुस्लिम वुमेन को टारगेट किया गया था, उसको अगर आप उस केस को देखेंगे तो अभी तक उसके अंदर कोई बड़ा ऐसा पहलू नहीं आया है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई उसके ऊपर ऐसा कदम नहीं उठाया है सरकार की तरफ से, हमारी एजेंसीज की तरफ से। हो सकता है ये जो अब बुली बाई ऐप आया ये उसी का एक हिस्सा हो और बढ़ चढ़ के इन्होंने हिम्मत की ये काम करने की जी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हिमांशु जी यहां पर मैं समझ रहा हूं ये है कि हम जैसे कि आमतौर पे मानते हैं कि अगर एक लड़के को आप एजुकेट करेंगे तो वो लड़का ही एजुकेट होगा, लेकिन एक लड़की को जब आप एजुकेट करते हैं तो पूरा के पूरा उसकी फैमिली, पूरा समाज उससे एजुकेट होता है। इस मुतालिक कई हमने मुहावरे भी सुने होंगे कि भाई लड़की पढ़ाओ और पूरे के पूरे परिवार को पढ़ाना, मतलब उसका मायने निकाला जाता है। यूपीएससी जिहाद का मामला भी हमने देखा होगा। कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि कुछ मुस्लिम जो जर्नलिस्ट हैं
जी वो बड़े जोर शोर से, बड़े दमखम से सामने आई और उन्होंने अपने अपने ऐप शुरू किए, अपने अपने कार्यक्रम शुरू किया। और उसी के तहत हमने देखा जब शाहीन बाग हुआ तो किस तरह से सिर्फ और सिर्फ बगैर किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के मुस्लिम महिलाओं ने एक एक अपना फ्रंट खोला। जी मैं समझ रहा हूं ये जो जितनी भी ये सली डील्स और बुल्ली बाई एप्स आ रहे हैं, क्या ये एक षड्यंत्र तो नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जाए ताकि पूरा के पूरा मुस्लिम समाज पिछड़ा रह जाए? इसके अंदर जो एजुकेशन आ रहा है, इसके अंदर जो जो डेवलपमेंट की एक एक बहाव आ रहा है, उसको किसी तरह से रोका जाए। मैं समझ रहा हूं ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जैसे कि आपने कहा अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि सरकार की तरफ से, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से पिछले 1 साल में कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं हो जिससे विद इम्प्यूनिटी इन लोगों को खुली छूट मिल गई इसका ये काम करने की। मेरा एक सवाल और है आतिक रहमान साहब, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मुसलमानों के संदर्भ में शायद इस देश में सहनशीलता घट रही है? जिस प्रकार की हरकत, शर्मनाक हरकत इस ऐप के माध्यम से व्यक्त हुई, उसकी किसी भी राजनीतिक दल ने उस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी जो सामान्य तौर पर दी जाना हम अपेक्षित करते हैं। सवाल भाजपा का ही नहीं है, अन्य विरोधी दल या विपक्ष की भूमिका में जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी इसे कोई बहुत तूल देना नहीं चाहा। क्या आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे वर्तमान राजनीतिक वातावरण है जिसमें अब मुसलमानों के संदर्भ में या उनके साथ खड़े होना राजनीतिक दृष्टि से बहुत नफे का सौदा नहीं रह गया और इसलिए मौन है? बेशक हिमांशु जी, हम लोगों का अंदाजा, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है कि ऑपोजिशन पार्टीज भी और दूसरे चैनल्स भी और दूसरे जो माध्यम है इस तरह के इश्यूज उठाने में, उन लोगों ने कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लिया इसमें। लेकिन इसके अंदर मैं ये बात समझता हूं कि सरकार, जो प्रेजेंट रिजीम है, जो सत्ताधारी दल है, उसको पहल करना जरूरी है। हम ऑपोजिशन से इतनी उम्मीद नहीं रखते हैं जितनी सरकार से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो अंडर ओथ है हिमांशु जी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट यहां पर पहलू ये है, ये हकीकत है कि मुसलमान पूरी तरह से 2014 से लेकर अब तक के एक बहुत ही सोची समझी तहत टारगेट के ऊपर। इसका एक ही उदाहरण मैं अभी आपको फिलहाल दूंगा, वैसे तो उदाहरण बहुत हैं। देखिए, बेंगलोर के अंदर एक कॉलेज में आपने मामला पढ़ा होगा कि लड़कियां वहां पर हमेशा से स्कार्फ पहन के आती थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीनों में ऐसा हुआ कि हिंदुत्ववादी उस कॉलेज के अंदर गेरवे स्कार्फ और गेरवे वो पहन के आने लगे और प्रिंसिपल को और एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बहुत परेशान किया कि अगर ये स्कार्फ मुसलमान लड़कियों ने पहनना बंद नहीं किए तो हम भी इस तरह की ये सेफ्रॉन कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। और पूरा वहां का जो यूनिफॉर्म कोड था उसको वायलेट करने की कोशिश हुई। उस पर एक्शन ये लेना पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रिंसिपल को, कि स्कार्फ पहनना भी मुसलमान लड़कियों को उन्होंने मना करना पड़ा। इसकी मैंने जो पहले जिस बात को मैंने उजागर करने की आपके सामने कोशिश की, देखिए हमारा समाज कैसा है हिमांशु जी कि लड़की खास तौर से जब घर से बाहर निकलती है तो बाकी और लोगों की बात तो छोड़िए, खुद के खानदान के लोग कोशिश करते हैं कि अरे भाई ये लड़की बाहर कैसे निकल रही है, ये बाजार कैसे जा रही है, ये नौकरी करने कैसे जा रही है, ये उच्च शिक्षा हासिल करने कैसे जा रही है। तो कोशिश यहाँ पर यह है कि मुसलमान लड़कियों को इतना परेशान कर दिया जाए, इतना अटैक कर दिया जाए इनके ऊपर कि इनकी खुद की फैमिलीज इनके खिलाफ हो जाए और ये घर से बाहर ना निकल पाए। रहमान साहब, सामाजिक विसंगति पर, सियासी विसंगति पर दृष्टि दे रहे हैं। मेरे साथ रेणु भाटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेत्री हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की सभ्यता संस्कृति की सबसे बड़ी पैरोकार होने का दावा करती है। रेणु जी, आपसे समझना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कहा गया है यत्र नर्यास्ते पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जिस राज्य में महिलाओं की नीलामी होती है वहां पर कौन निवास करता है, इस पर कोई टिप्पणी देना चाहेंगे आप? देखिए डॉक्टर हिमांशु, आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चुना और मैं इस मास्टरमाइंड के पकड़े जाने पर भी बड़ा धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इसको पकड़ा है जी। और अभी
बात हो रही थी कि महिलाओं के साथ ऐसे और क्या क्या नहीं हुआ पहले या अब, तो मैं केवल एक ही बात कहूंगी, महिलाएं महिलाएं हैं, वो जी। सम्मानित थी, हैं और हमेशा रहेंगी। किसी भी धर्म से वो जुड़ी हुई हो, किसी भी जाति से जुड़ी हुई हो, किसी भी स्तर की महिलाएं हो, उनका सम्मान उतना ही हर दृष्टि। रेणु भाटिया जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन संजीव कौशिक जी मेरे साथ में हैं। संजीव, इस पूरे मामले पर आप कितने निराश हैं? क्या आप मानते हैं कि सरकारों ने त्वरित रूप से काम किया? 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है। ओंकारेश्वर ठाकुर, जिसने सुल्ली डील्स ऐप तैयार किया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने 6 जनवरी को नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया है, जिसने बुल्ली बाई ऐप तैयार किया। लेकिन केवल ऐप तैयार करने का विषय नहीं है, तमाम लोग इस ऐप में जो तस्वीरें अपलोड हुई थी उनमें बोलियां लगा रहे थे, उन तक पहुंचना बाकी है। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि इस विषय को उस गंभीरता, उस संजीदगी से लिया गया जिस अनुसार लिया जाना था? पहला सवाल। और दूसरा, उस मानसिकता के संदर्भ में भी क्या आपकी कोई दृष्टि है जिसके तहत ऐसा ऐप तैयार करना और उस ऐप के माध्यम से लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं, इस पर भी कोई दृष्टि आप साझा करना चाहेंगे? देखिए हिमांशु जी, जो आप कह रहे हैं उसको थोड़ा सा क्रमवार सजा लेते हैं। पहले जी। तो ये कि हम लोग बात कर रहे हैं बुल्ली बाई ऐप पे, और बुल्ली बाई ऐप से पहले जो सुल्ली डील की बात आई वो इससे पहले की बात है। उसमें हम लोगों ने देखा कि यदि त्वरित कार्रवाई होती तो शायद ये नतीजे नहीं आते या इस तरह की बात आगे नहीं बढ़ती, लेकिन कार्रवाई जिस तरह से ढुलमुल रवैये के साथ उस पर की गई, और उसमें खास करके जिन महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, वो महिला जो जो समाज से ताल्लुकात रखती हैं, उन महिलाओं को इस बुल्ली बाई में टारगेट किया गया, मतलब दूसरे वाले में टारगेट किया गया। जी। जाहिर सी बात है कि ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि कुछ खास विचारधारा के लिए राजनीति के तहत जी। संजय कौशिक जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए जाता हूँ, ब्रेक के बाद लौटता हूँ, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। माफी चाहेंगे कि तकनीकी खराबी के कारण से हमें थोड़ी सी दिक्कत गई। मैं वापस संजीव कौशिक जी से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। जी संजीव जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये कह रहा था कि एक खास विचारधारा के लोग एक खास वर्ग को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इससे पहले जो सुल्ली डील में जिन महिलाओं ने उसके विरोध में अपनी आवाज को मुखर किया था, उसको टारगेट इसमें किया गया जी। और खास करके जिस धर्म की बात हम कर रहे हैं वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इन लोगों को ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये लोग कौन लोग हैं? पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से समाज में एक खाई पैदा करके राजनीतिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोटों को अपने तरफ खींचने का प्रयास किया गया, राजनेताओं ने बखूबी अपने किया और उसमें सफल भी हुए, लेकिन इसके वजह से समाज में जो खाई पैदा हुई है वो एक नजर जब आप सोशल मीडिया पे डालते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी बड़ी खाई पैदा कर दी गई है। सबसे बड़ी बात ये कि देश में शीर्ष स्तर पर जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग भी इसमें शामिल है कहीं ना कहीं परोक्ष अप्रोक्ष रूप से, और वो लगातार इसको सह दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की स्थितियां आज के वक्त में पैदा हो गई है, जिस तरह से ये कुठाराघात करने का प्रयास किया गया, और एक वर्ग खुश ही नहीं हो रहा है इस पर। चुप्पी, आपने शुरुआती दौर में जो कहा कि चुप्पी जो साध लेने की बात है, कल्पना कीजिए सीधे इस कंडीशन को पलट दिया जाता है। यदि हिंदू महिलाओं के लिए कोई मुस्लिम 2 लड़का यदि इस तरह से बोली लगाने की बात होती है और उसके पीछे पता चलता है कि इस धर्म के लोग हैं, फिर स्थिति क्या होती? आपने सही कहा कि पूरे हिंदुस्तान में इस समय कुछ और माहौल चल रहा होता। तो ये हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये किसी धर्म का मामला है तो धार्मिक बात हम करेंगे, किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है तो, लेकिन ये महिलाओं की सोच पे कुठाराघात है। ये महिलाओं कुठाराघात है। मैं वापस रेणु भाटिया जी आपके पास आना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि जो नारियों की पूजा की बात थी, नारियों के सम्मान की बात थी, तो उसके संदर्भ में ये स्पेसिफिक था कि हिंदू समाज से जुड़ी हुई जो महिलाएं होंगी उन्हीं का सम्मान और स्थान रहेगा। मुसलमानों से जुड़ी हुई अगर महिलाएं हैं तो उनके सम्मान और स्थान को लेकर उतने चिंतित होने की बात नहीं है। एक सामान्य मसला है, एक लड़के ने ऐप बनाया था, उसको गिरफ्तार कर लिया, बात पूरी हो गई। लेकिन अगर हिंदू समाज के संदर्भ में ऐसी घटना होती तो क्या वाकई प्रतिक्रिया ऐसी होती? देखिए डॉक्टर हिमांशु, आप भी एक बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, चौथे स्तंभ माने जाते हैं, और आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि महिलाएं
कहीं की भी हो, मैंने पहले ही इस बात को शुरुआती तौर पर ये बात कही कि महिलाएं किसी भी जाति की हो, हिंदू या मुस्लिम से कोई इसका लेना देना नहीं। महिलाओं का अपमान, चाहे वो हिंदू बेटी है चाहे मुस्लिम बेटी है, अगर उसका शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, किसी तरीके से भी होता है, हिंदू मुस्लिम की यहाँ कोई बात नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम की पहचान करके फायदा और नुकसान करना होता तो माननीय मोदी जी पर्दा प्रथा और ट्रिपल तलाक को अहमियत न देते। इसलिए ये बात तो हम कभी कह ही नहीं सकते कि हिंदू महिलाओं का सम्मान होगा, मुसलमानों की बेटियों का नहीं होगा। वो भी हमारी बेटियां उतनी ही सम्मानित है। आप ये देखिए, पिछले दिनों में आपके चैनल पे खूब डिबेट्स मैंने भी आपके साथ की, जब फरीदाबाद की उस बेटी को सरेआम गोली मार दी गई केवल इसलिए कि उसने धर्म नहीं अपनाया और ना वो विवाह करना चाहती थी। तो ऐसे अन्याय भी होते रहे हैं जगह जगह पर, ऐसे अन्याय भी मेवात में होते रहे हैं जहाँ हिंदू बेटियों को अपहरित करके ले जाया गया और उनको वापस लाया गया। तो ये बात नहीं है। कई ऐसे पिछले दिनों में अपराधी पकड़े गए, आप लोगों के चैनल्स ने दिखाया, जो जिम के नाम पर नाम बदलकर कुछ भी नाम रख देते थे और महिलाओं के साथ दोस्ती का वो निभाकर और शादी करने की प्रयास करते थे। तो ऐसे बहुत बिल्कुल ठीक कह रही है रेणु जी, और उसको बड़ी संजीदगी से लिया हमारी सरकार ने। लव जिहाद के संदर्भ में अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने कानून बना लिए, भारत सरकार भी कानून लेकर आ गई। बहुत चिंता रही, ये मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग अपने नाम बदल के जिस प्रकार का काम करते हैं उससे पूरा हिंदू धर्म खतरे में महसूस होता था। मेरा जो सवाल है वो केवल इतना सवाल है कि बुली बाई ऐप या सुल्ली ऐप के संदर्भ में वैसी प्रतिक्रिया समाज और सरकार दोनों से क्यों नहीं हुई? क्यों इसके संदर्भ में वो संवेदनशीलता जाहिर नहीं हुई? एक साइना नेहवाल के संदर्भ में ट्वीट कर दिया एक एक्टर ने, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए पत्र लिख दिया। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा खिलवाड़ महिलाओं की अस्मिता के संदर्भ में, उनकी गरिमा के संदर्भ में किया गया, किसी महिला आयोग ने कोई संज्ञान में लिया आपकी जानकारी में जो आप हमसे साझा करना चाहें? क्या भारत के महिला आयोग ने इस विषय को लेकर कोई कार्रवाई की जो हमारे संज्ञान में आप लाना चाहें? ये सवाल है, नाराजगी है, कष्ट है, दुख है कि मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में इतने बड़े शर्मनाक कृत्य के संदर्भ में वैसी प्रतिक्रिया समाज और सरकार दोनों व्यक्त नहीं कर रहे जो इस देश में अपेक्षित है। हिमांशु जी, मैं बार बार एक ही बात को जरूर दोहराऊंगी और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बेटी कहीं की भी हो, हिंदुस्तान की हो, कहीं की भी बेटी हो, उसका सम्मान उतना ही होना चाहिए। इसमें हिंदू और मुस्लिम जाति समीकरण नहीं होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति इस तरह की कोई हरकत करता है वो उतना ही दोषी है, चाहे वो किसी भी बेटी के साथ अन्याय हो रहा हो। नाम बदलने की जो प्रक्रिया मैंने की, या जो ये इस लड़के ने ये बुली ऐप बनाकर महिलाओं के साथ इस तरह से जाति की, अपराध है। कानून दोनों के लिए एक है, कानून में सजा का प्रावधान और बातचीत इस तरह की सामने आती है, उसके लिए दोष दोनों का उतना ही है। भाटिया जी एक नैतिक बात कह रही है कि इसमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए, लेकिन इस विषय पर वो नहीं बोल रही हैं कुछ भी कि ऐसा प्रतिक्रिया में क्यों नहीं है। मैं वापस अतीकुर रहमान साहब आपके पास आना चाहता हूं और कुल मिलाकर इसके कारण की विवेचना करना चाहता हूं। क्या कुछ समाज में ऐसा गठित हो गया है जिसके तहत एक समूह ऐप बनाकर इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देता है? महिलाओं की फोटो को चिन्हित किया जाता है, मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई महिलाओं को फोटो चिन्हित किया जाता है, उन्हें ऐप के माध्यम से सार्वजनिक किया जाता है और ये आह्वान किया जाता है कि ये बिकाऊ हैं, आप बोली लगाकर हासिल कर सकते हैं। इस पूरी मानसिकता को लेकर और ऐसी मानसिकता बनने को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा मुस्लिम समाज ने कर दिया जिसकी प्रतिक्रिया इतने घृणित तौर पर व्यक्त हो रही है? जी हिमांशु जी, बिल्कुल ये बहुत सीरियस मामला है जी। और इसका अध्ययन जहां तक के हमारे लोग हैं इसको अभी भी स्टडी करने पे स्टडी कर रहे हैं। इसको बहुत गहराई से इसको समझना पड़ेगा। जहां तक के मैंने अभी तक के इसके लिए आर्टिकल्स पढ़े, इससे लोगों से बातचीत की, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हिमांशु जी ये सामने आए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिमांशु जी के द एज ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड द ऐप। जी, इतना यंग, जी, 18, 19 और 21 साल की एक लड़की जी उसके अंदर शामिल है। जी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हिमांशु जी ये है कि अगर ये कोई ऐसा ऐप होता कि भाई चलिए मिसोजिनिस्ट है, पैट्रियार्कल है, जैसा कि कुछ दिनों पहले हमने एक बहुत ही फेमस एक्टर के बारे में भी सुना था
फेमस एक्टर के जो हस्बैंड थे उनके बारे में जो ब्लू फाइल्स वगैरह बनाते थे। जी तो अगर ये एक जनरल ऐप होता जी और बहुत सारी महिलाएं इसके अंदर शामिल होती थी तो हम इसको नाम दे सकते थे कि भाई ये एक कमर्शियल वो है और कमर्शियल प्लॉट था, जी। क्रिमिनल एक्टिविटी तो आई है। लेकिन सिर्फ मुसलमान महिलाओं को शामिल करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है यहाँ पर। जी और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम लोग ये समझ पा रहे हैं क्योंकि पिछले 2-3 सालों के अंदर कुछ मुस्लिम महिलाएं जोर शोर से पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स उठाने लगी हैं, पॉलिटिकल जर्नलिज्म में अपना नाम कमाने लगी हैं, बहुत ज्यादा उनका आह्वान होने लगा है। क्या ये यूपीएससी जहाज को भी आप इससे जोड़ दीजिए कि भाई अगर मुसलमान पढ़े तो भी मुसीबत, ना पढ़े तो पंचर वालों का नाम दे दिया जाता है, और अगर जरा सा क्रैक कर ले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कहा जाता है कि यूपीएससी जिहाद है। तो बहुत सोचे समझे तहत मुसलमान औरतों को, लड़कियों को टारगेट करना ताकि ये हिम्मत नहीं करें कोई भी सोशल अपलिफ्टमेंट का मेजर लेने में, पूरी कम्युनिटी के लिए एक मैसेज देने की कोशिश आती है। रहमान साहब का कहना यह है कि ये शायद मुस्लिम महिलाएं जो पढ़ लिख कर अपने आप को समाज में साबित कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे लोग, और उसकी प्रतिक्रिया सुनियोजित तरीके से इस रूप में व्यक्त हो रही है। लेकिन संजीव कौशिक जी, मैं आपके पास में थोड़े दूसरे नजरिए के साथ आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि वाकई ये दृष्टिकोण है, या ऐसी घटनाएं जो लगातार, जिसका उल्लेख रेणु भाटिया जी कर रही थी, कि कई मुस्लिम लड़के अपने नाम मुसलमान होते हुए भी हिंदू रखकर और हिंदू लड़कियों के संदर्भ में प्रेम संबंध बनाकर लव जिहाद को अंजाम दे रहे थे, ऐसी कई घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। उसकी प्रतिक्रिया इस ऐप के माध्यम से व्यक्त हुई है। एक वर्ग है जिनको लगता है कि तलवार के जवाब तलवार से ही दिया जा सकता है, बंदूक का जवाब बंदूक से ही दिया जा सकता है, जहर को जहर से ही काटा जा सकता है, और उसके तहत तुम हमारी महिलाओं के साथ में ऐसा कर रहे हो, देखो हम बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये इस प्रतिक्रिया का नतीजा है। हिमांशु जी, चलिए मान लिए 2 मिनट के लिए कि उस तरह की क्रिया के विपरीत ये प्रतिक्रिया है, तो भी क्या ये जायज है? एक सभ्य समाज में इसकी स्वीकृति होगी क्या? पहली बात। और दूसरी बात कि हमने देखा है कि पिछले 5-7 वर्षों में जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर सत्ता की प्राप्ति हुई है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पे, और बहुसंख्यक वर्ग को अपने साथ चलते हुए, लेके चलते हुए वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद में वो संवैधानिक पद पे बैठे जब खुलेआम कहते हैं कि इस 20% वालों की जरूरत मुझे नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है जी। क्या उम्मीद रखते हैं? उसके बाद में किस तरह की प्रतिक्रिया रखते हैं? कौन जाना चाहेगा उस 20% के साथ? सत्ता किसके साथ है, और सत्ता के साथ जो लोग हैं वो क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या उम्मीद रखते हैं? सत्ता जिसके पास है और वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, महत्वपूर्ण। और दूसरी बात कि अगर क्रिया की प्रतिक्रिया ये है तो क्या इसे जायज माना जा सकता है? ये संजीव कौशिक जी का सवाल है। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं रेणु भाटिया जी के पास चलता हूं, वो कुछ हस्तक्षेप करने जा रही है, उनकी बात सुनते हैं और आखिरी सवाल भी उन्हीं से करते हैं। ये रेणु जी। डॉक्टर हिमांशु, मैं एक ही बात कहूंगी कि मैंने पहले ही जो आपको एग्जाम्पल्स भी दिए, चाहे वो नाम बदलने के दिए, चाहे फरीदाबाद में उस केस के दिए जो रोड पर शूट आउट हुआ था कॉलेज के बाहर, अग्रवाल कॉलेज के बाहर, इस तरह की मैंने आपको एग्जाम्पल करे। पाप कोई भी करे, अपमान कोई भी करे महिलाओं का, सजा बराबर है। इसलिए बेटियों का अपमान करने का साहस कोई भी ना करे, क्योंकि बेटियां सम्मानित है। अभी स्कॉलर भाई बोल रहे थे कि क्योंकि मुस्लिम बेटियां पढ़ने लगी हैं, ये भूल जाते हैं कि मुस्लिम बेटियों को कहीं पढ़ाने की बात भी नहीं होती थी। बार बार एक ही बात कही गई, बेटियों को बचाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। ये इसी सरकार ने इस चीज को निकाला था। तो ये तो हम कभी कहना ही नहीं चाहते और ना कह सकते हैं, ना हमें कभी कहीं पर जिक्र करना चाहिए कि कौन सी बेटी पढ़ रही है और कौन सी नहीं पढ़ी, इसलिए वो आगे बढ़ रही है। तो इस तरह समाज में जेलसी या चिढ़ की भावना हुई। तो रेणु जी बार बार एक ही बात कह रही है कि महिलाओं के संदर्भ में ये फर्क मत कीजिए कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, सबके संदर्भ में सम्मान है, और कोई उनके साथ अगर गलत व्यवहार करता है तो उसके लिए सजा समान है। लेकिन ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, व्यवहार में वैसी दिखती नहीं है। सामने स्पष्ट है, मुस्लिम समाज की बच्चियों को, महिलाओं को जिस प्रकार से इस ऐप के माध्यम से नीलामी की वस्तु के तौर पर प्रस्तुत किया गया, उसकी जैसी भर्त्सना, जैसी उसकी निंदा और जैसी कठोर कार्रवाई समाज और सरकार के स्तर पर अपेक्षित थी, वैसी भूमिका में समाज और सरकार दोनों दिखे नहीं है। ये स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती, और खासतौर पर उस देश में जहां पर बड़े गर्व से हम बोलते थे, जिसका उल्लेख पहले भी किया, कि यत्र नर्यास्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं।
इस कार्यक्रम के समापन में ये सवाल अनुत्तरित है कि जहां पर महिलाओं की नीलामी ऐसे ऐप के माध्यम से खुलेआम लगाने की कोशिश की जाती है, वहां पर कौन निवास करता है, ये सवाल हम सबके जहन में होना चाहिए। इसका उत्तर अगर हमें मिलेगा तो शायद ऐसी कोशिशों के संदर्भ में लगाम लगाने के लिए समाज और सरकार न सही पर हम अपने स्तर पर शायद कोई ना कोई पहल जरूर करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राजनीति से जुड़े हुए उस विषय पर बात करेंगे जो आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से खासा अहम है। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।